बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा चैप्टर। आगे अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तरों को। भाषा किसे कहते हैं, इसके मुख्य रूप कौन कौन से हैं। सभी बच्चों को भाषा की परिभाषा पता है, चाहे तो अपने मन से भी कर सकते हैं और इसके अलावा मैं आपकी बुक से टिक भी लगवा रही हूँ, तो वो भी देखकर आप कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा लिखनी है और इसके मुख्य रूपों के बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 5 पर भाषा की परिभाषा है। तो आंसर 1 की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक, ये हो गई भाषा की परिभाषा। और उसके बाद कितने रूप हैं वो आगे हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों, भाषा के 2 भेद हैं। भाषा के भेद डालेंगे, लिखेंगे। भाषा के मुख्यतः 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पूरा यहाँ तक, जहाँ से बताया था पहले भाषा की परिभाषा, फिर पेज नंबर 6 पर यहाँ से 2 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक करेंगे आप। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। पता है आपको लिपि से आप क्या समझते हैं, यानी हमारे जो कुछ चिन्ह हैं, निश्चित चिन्हों को लिपि में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका आंसर भी आप अभी इसी बुक से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, लिपि आंसर नंबर 2 है ये। ठीक है, आंसर नंबर 2 लिपि। स्क्रिप्ट, अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में सार्थक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह अथवा वर्ण अवश्य होता है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिप कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसी तरह से आप लिख सकते हैं, या आप परिभाषा अगर यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं कि लिपि से क्या समझते हैं, तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, परिभाषित कर सकते हो कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। सीधे सीधे आप इस आंसर पर भी आ सकते हो कि परिभाषा हेडिंग डाल दी और यहाँ से लिख दिया कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ इधर करेंगे, ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे, है ना, कि लिखित भाषा में यहाँ पे लिखित भाषा में सार्थक ध्वनि चिन्हों के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। ये पूरा आप लिख लोगे तो हमारे ख्याल से तो आप यहाँ से ही लिख लो, तो पूरा डेफिनेशन भी आ जाएगी, परिभाषा भी आएगी। ठीक है, आप पूरा जहाँ से मैंने दिया है ना आंसर नंबर 2, अपने विचारों को लिपि कहते हैं, और इस प्रकार करके ये पूरा लिख लेना तो फुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही शुरू करना और ये पूरा कंप्लीट कर लेना, तो परिभाषा भी हो जाएगी। और जो दूसरी बात पूछी जा रही है कि आवश्यकता क्यों होती है, तो भी उसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोली किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो अंतर तो आपको पता ही है, बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। तो आपकी बुक से ही मैं बता रही हूँ। तो देखिए बच्चों, ये है आंसर नंबर 3, यहाँ से लिखेंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, या छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होता है। एक सेकेंड, कुछ ब्लर आ रहा है। हाँ, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, या छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ये पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा के साथ ये भी पूछा ना कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए अंतर भी आ गया कि बोली का क्षेत्र सीमित है और भाषा का क्षेत्र व्यापक है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आंसर फुल कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो भाषा का मानक रूप अर्थात शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना ही मानक रूप कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, भाषा के उचित प्रकार से जानने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आपकी बुक से ही मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ। ठीक है, भाषा के मानक रूप से क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आंसर नंबर 4, यहाँ से मानक भाषा। भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेकिन भाषा में एक रूपता की आवश्यकता होती है।
ऐसे में शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, यानी मानक भाषा के अंतर्गत भाषा की अशुद्धता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हम कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। ये सभी नियम मिलकर व्याकरण कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप व्याकरण के बारे में जानकारी हो गई, और ये भी पूछा गया था कि व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, और चाहे तो शुरुआत में डेफिनेशन आप दे सकते हो कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान करना सिखाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी परिभाषा कर सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग का ज्ञान कराता है। देखिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वो भी आंसर है, और नहीं तो यहाँ से सीधा आपने लिख दिया, परिभाषा हेडिंग डाली और ये परिभाषा हो गई, उसके बाद ये यहाँ से आंसर हो गया। भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग असंभव है। जो व्याकरण का ज्ञान रखता है वही भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक भी आप कर सकते हैं एज योर विश, चाहे तो आप यहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, राजभाषा भी दिया है आपकी बुक में, राष्ट्रभाषा भी दिया है ना, तो राजभाषा डालेंगे हेडिंग, एक तरफ राष्ट्रभाषा हेडिंग डालेंगे, बीच में पार्टीशन करेंगे। राजभाषा में राजभाषा की डेफिनेशन लिख देंगे, राष्ट्रभाषा में राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे राजभाषा डाला तो जो भाषा प्रशासनिक कार्यों में, राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, और राष्ट्रभाषा जो किसी राष्ट्र के बहुत ज्यादा यानी बहुतायत निवासियों द्वारा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है। ठीक, हिंदी इसमें भी एग्जाम्पल दे दिया। इस तरह से आप देखकर अपनी बुक से कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही भाषाएं बुक में दी हुई हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। कभी कभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ से लिख लो या ये वाला, दोनों ही सही हैं। अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार उन क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे। जैसे हिंदी 1 की कॉपी है वैसे हिंदी 2 की कॉपी बना लीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, डेट डालिएगा, चैप्टर नेम डालिएगा, और तुरंत बैठकर वीडियो देखने के बाद तुरंत इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी का जो भी वर्क है एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, इसको मैं फिल करके पिक आपको सेंड कर दूंगी, तब आप उसको पूरा कर लेंगे। और मुझे ये भी आशा है कि आप लोगों ने हिंदी 1 पूरी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि 13 को कॉपी करेक्शन है, तो जरूर आपको आना है, कॉपी चेक करानी है।